Assalamualaikum dear students, so welcome to yet another educational video. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर क्लास 10th इंग्लिश रिगार्डिंग पोएटिक डिवाइसेस। जी हाँ दोस्तों, ये जो आज का क्लास होने वाला है ना, ये स्पेशली आपका जो मार्च 2024 में एग्जाम होने वाला है, आप कुछ ही दिन बचे हैं, अब तो महीने नहीं बचे हैं। स्पेशल लेक्चर होने जा रहा है क्योंकि आज के इस टॉपिक में हम आपके टेक्स्ट बुक में जो भी 10 जो पोएम्स रखी गई है पोइट्री सेक्शन में, उन सभी में जो पोएटिक डिवाइसेस हैं, कहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस है और कैसे उसको आपको एक्सप्लेन करना है, कैसे आपको वो अटेम्प्ट करना है, आज के लेक्चर में हम उसको कंप्लीटली यहाँ पे बात करेंगे। आपको क्या करना है, वीडियो मुकम्मल देखना है, एंड तक देखना है विदाउट स्किपिंग, तभी जाके जो आपका पोइट्री का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा रिगार्डिंग पोएटिक डिवाइसेस। हम हर एक पोएटिक डिवाइस की यहाँ पे बात करेंगे। अब इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जब हम बात करते हैं पोएटिक डिवाइस की, कुछ स्टूडेंट्स मैसेज या कॉल भी कर रहे थे, सर हम कुछ वीडियोस देख रहे थे या वहाँ पे मोर देन 10 to 15 पोएटिक डिवाइसेस को डिस्कस किया गया है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है बेटा, आप जब एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ दिन रह गए ना, यू हैव टू वर्क स्मार्ट। आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है बट यू हैव टू स्मार्टली प्रिपेयर योरसेल्फ। क्या पढ़ना है उससे ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है। जब हम क्लास 10th की बात करते हैं और इंग्लिश की बात करते हैं, पोइट्री सेक्शन की बात करते हैं, वहां पे क्लियरली आपके लेवल के जो लिटरेरी डिवाइस हैं वो 4 या 5 है। बिल्कुल आपको उन्हीं 4 या 5 लिटरेरी डिवाइसेस की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि जब हम बात करते हैं वो 10 या 15 लिटरेरी डिवाइसेस जो आपने कहीं पे देखा भी होगा या किसी वीडियो में आपने सुना भी होगा किसी टीचर से, क्योंकि यही पोएम्स आपके अपर क्लासेस यानी हायर क्लासेस, ग्रेजुएशन, इवन कभी पीजी लेवल में भी अगर इंग्लिश में आप जाएंगे तो यही पोएम्स, अगर हम वॉल्ट विटमैन की बात करेंगे, वहां पे क्या यही फिर स्टैंडर्ड रहेगा? नहीं, वहां पे वो जो 10, 15 या 20 वहां पे लिटरेरी डिवाइस यूज होती है ना, उन पे बात करनी होती है। लेकिन आपका जो लेवल है ना मैट्रिक में, आपको बिल्कुल वहां टेक्स्ट बुक में पीछे क्वेश्चन में हिंट भी है थोड़ा सा कहां पे आपको पकड़ा जाएगा, किन लिटरेरी डिवाइसेस पे एग्जामिनर का फोकस होगा। तो ये जो लेक्चर होने वाला है स्पेशली हम बात करेंगे उन्हीं 4 या 5 लिटरेरी डिवाइसेस कि जिनके मुतलिक आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। और उनकी अगर बात करेंगे, सिमिली, मेटाफोर, देन वी हैव इमेजेस, देन वी हैव सिंबल्स और सिंबोलिज्म, एंड देन वी हैव पर्सोनिफिकेशन। तो ये 5 मेन टारगेट रहेंगे एग्जामिनर का। तो पोइट्री सेक्शन में जो 10 पोएम्स आपके पोइट्री सेक्शन में रखे गए हैं, एग्जामिनर इन्हीं 5 पे फोकस करेगा। बाकी जो लिटरेरी डिवाइसेस है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन हायर क्लासेस में, लेकिन मैट्रिक में आपको इन 5 पे तो बिल्कुल आपकी मजबूत पकड़ होनी चाहिए। और आज की इस क्लास में हम इन 5 लिटरेरी डिवाइसेस को नजर में रखते हुए, इन 5 पोएटिक डिवाइसेस को नजर में रखते हुए सारे जो 10 के 10 पोएम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग पोएटिक डिवाइसेस, कहां पे कौन सा है, और थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको एग्जाम में वहां पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा तो वो भी हम यहां पे करेंगे। और मुझे उम्मीद है इस टॉपिक को देख के, इस वीडियो को देख के आप पोएट्री सेक्शन रिगार्डिंग पोएटिक डिवाइसेस आपका मुकम्मल हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पोएम 1 दैट इज प्रेयर। तो जब हम पहली पोएम की बात करते हैं जो कि है एक प्रेयर, जो एक दुआ है बाय G.A. महजूर, गुलाम अहमद महजूर। अगर हम इस प्रेयर की बात करें, आपको पहले ही पता होगा ये असल में कश्मीरी में लिखी गई है। महजूर जो कि शायरी कश्मीर इसको कहते हैं, और ये ट्रांसलेटेड वर्जन इसका इंग्लिश में। 2 चीजें अहम है जिन पे आपको नजर रखनी होगी, एक तो सिमिलीज एंड मेटाफोर। सिमिलीज क्या है इस पोएम में, इस प्रेयर में क्या सिमिलीज है? पहले नंबर 1 पे है, लाइक ड्यू हाउ लॉन्ग शैल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लैश ऑफ सन। अब पहले बात आती है सिमिलीज। सिर्फ सिमिलीज क्या होता है आपको थोड़ा सा पता ही होगा, रिमाइंड करने के लिए, जहां पे भी 2 डिफरेंट चीज को आपस में कंपेयर किया जाता है विद द यूज ऑफ वर्ड लाइक और एज। लाइक या एज का जहां यूज होगा और 2 चीजों को आपस में तशबीह दी जाएगी ना, उसको हम सिमिली कहते हैं। और मेटाफोर भी बिल्कुल कंपैरिजन होता है 2 अलग अलग चीजों के दरमियान, लेकिन वहां पे लाइक और एज का यूज नहीं होता है। डायरेक्टली हम किसी और चीज को और चीज का नाम देते हैं। मेन चीज क्या होती है कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स वो आपस में वहां पे उनमें कोई तशबीह देते हैं हम, बट विदाउट यूज ऑफ लाइक एंड एज। तो ये मेटाफोर होता है। तो दोनों, एक डायरेक्ट कंपैरिजन होता है सिमिली, और ये मेटाफोर इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, यहां पे लाइक और एज का यूज नहीं होता है। चलिए आपने पहले ही पढ़ा होगा, यहां पे थोड़ा सा मैंने रिवाइज करने की कोशिश की।
अब प्रेयर में सिमिलीज क्या है? पहला मैंने आपको बोला, लाइक ड्यू हाउ लॉन्ग शैल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लैश ऑफ सन। ये पहली सिमिली है। यहां पे ये क्यों सिमिली है आपको पहले ही पता है। इसने तशबीह दी है अपने आप को, पोइट ने, किसको? ड्यू यानी शबनम जो होता है ना, जो सुबह सुबह हम देखते हैं, जो हरी भरी घास पे होता है, शबनम के कतरे होते हैं और वो इंतजार में रहता है फर्स्ट फ्लैश ऑफ सन, कब सूरज चढ़े और वो इवोपरेट हो जाता है, गायब हो जाता है, मिल जाता है इस होराइजन के साथ, इस हवा के साथ, इस कायनात के साथ। तो इसी तरह ये भी कहता है अपने मौला से, अपने आका से, अपने परवरदिगार से, अपने क्रिएटर से कि मैं भी वेट में लगा रहता हूं, मैं भी किसी चीज को पाने की तलाश में हूं, मैं भी वेट कर रहा हूं। सो यहां पे इसीलिए इसने ड्यू के साथ अपने आप को यहां पे तशबीह दी है, कंपेयर किया है। आप वो लिख सकते हैं अगर वहां पे लिखने की जरूरत पड़े, वरना अगर आपको बोला जाएगा आपको वहां सिमिली ढूंढनी होगी तो ये पहली वाली सिमिली है। इसके बाद दूसरी है, अवेकन मी विद फ्लावर्स इन द फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ द डॉन। तो यहां पे पॉइंट क्या कहता है? इस दूसरी वाली सिमिली को लेके पॉइंट अपने परवरदिगार से यही दुआ करता है कि जैसे आप सुबह की हवा से खिलाते हो इन फूलों को, इसी तरह मुझे भी खिला दे, यानी मेरी जिंदगी भी, मेरा दीनो दुनिया भी उसको कामयाब व कामरान कर दे। यही यहां पे उसकी दुआ है। इसके बाद मेटाफॉर्स की तरफ जाएंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहता हूं, क्योंकि ये स्पेशली हम एग्जाम ओरिएंटेड ये टॉपिक ले रहे हैं, ये लेक्चर ले रहे हैं, इन 2-3 पे आपकी नजर होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला जो मेटाफोर है, नेक्टर ऑफ नॉलेज। अब नॉलेज को नेक्टर कहा गया है। नेक्टर जिसको कहते हैं हम, जैसे फूल होते हैं और जो मधुमक्खियां होती है ना, हनी बीज, वो उनसे वो रस चूस चूस के फिर हनी में तब्दील करते, शहद बनाते हैं, यानी एक बहुत ही कीमती, बहुत ही एक मीठी चीज बन के आती है फूलों के उस रस से। तो इसी तरह नॉलेज भी क्या है? ये भी एक ऐसा रस है, ये भी एक ऐसी मीठी चीज है। जिसके पास नॉलेज होती है, इल्म होता है, उसकी लोग इज्जत करते हैं, उसका एक एहतराम होता है। और दुनिया में कहें या दीनों दुनिया की अगर हम बात करेंगे ना, यहाँ पे दोनों है। इल्म वो चीज है, चाहे दीनी या दुनियाई, इससे लोगों का फायदा ही होता है। तो इससे बड़ी मीठी चीज कोई नहीं है। इसीलिए पॉइंट ने क्या कहा है? नेक्टर ऑफ नॉलेज, यानी नॉलेज को बराबर जिससे वो शहद बन के आता है, वो नेक्टर, वो रस फूलों का, उसके साथ इसको कंपेयर किया गया है। इसके बाद दूसरा है द वे ऑफ ट्रूथ। अब यहां पे वे ऑफ ट्रूथ ये कहता है एक रास्ता, लेकिन किसका रास्ता? सच्चाई का रास्ता। तो इसने यहां पे ट्रूथ को एक पाथ के साथ, एक वे के साथ तशबीह दी है, कंपेयर किया है। क्यों दिया है? क्योंकि द ट्रूथ, जैसे हम कहते हैं, अगर दीन की बात करेंगे ना, सिरातल मुस्तकीम, यहां पे वही बात है। उस रास्ते पे मुझे चला जो किसकी तरफ जाता है? सच्चाई की तरफ, आपकी तरफ, ये क्रिएटर से, क्योंकि ये प्रेयर, ये दुआ ही है। ये अपने क्रिएटर से, अपने पैदा करने वाले से यही दुआ करता है कि मुझे उस रास्ते पे चला जिस पे चल के मुझे आपकी रजा हासिल हो, मैं आप तक पहुंचूं। तो यहां पे इसीलिए वे को ट्रूथ का यहां पे कंपैरिजन किया गया, बिकॉज ट्रूथ इन इटसेल्फ इज द बेस्ट वे, क्योंकि सच्चाई सबसे बेहतरीन रास्ता होता है। तो यहां पे वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद ड्वेल इन इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंस को कहां? इग्नोरेंस को यहां पे हाईलाइट किया है पॉइंट ने कि ये एक ऐसी बदतरीन जगह है जहां से इंसान को कुछ दिखाई नहीं देता है। जब कोई इंसान इग्नोरेंट होता है, जिसको कुछ पता नहीं है, तो वो किस में चला जाता है? वो जहालत में चला जाता है, वो जाहिल बन जाता है। तो इसका अपोजिट ऊपर है, देखिए नॉलेज, क्योंकि नॉलेज और इग्नोरेंस का वहां पे आप देखेंगे वर्स में कहा गया है, क्योंकि जो इंसान नॉलेजेबल होता है, जिसके पास इल्म होती है, वो इग्नोरेंस से बाहर निकल के आता है, वो जहालत की दुनिया से बाहर निकल के आता है। तो यही कहता है डिवेल इन इग्नोरेंस। इसने कहा कि मैं कहां रहता हूं अभी, अगर आप मुझे नॉलेज नहीं दोगे, अगर मुझे इल्म के नूर से मुनव्वर नहीं करोगे, तो किस में रहूंगा? मैं उस एक जगह में रहूंगा जो अंधेरी है, जो जहालत से भरी पड़ी है। तो यहां पे डिवेल इन इग्नोरेंस, इट स्टेट्स द पॉइंट वांट्स टू आस्क द पॉइंट वांट्स टू प्रे हिज क्रिएटर कि मुझे इस अंधेरी नगरी से, इस जहालत की नगरी से, इससे निकाल ले, इससे दूर होना चाहता हूं मैं, इससे निकल के किस में आना चाहता हूं? इल्म की रोशनी में आना चाहता हूं। सो दीज आर द 3
मेटाफॉर्स इन दिस वेरी प्रेयर। इसके बाद हम दूसरी पोएम के बारे में बात करेंगे। बाद जो हमारी दूसरी पोएम है इसमें दैट इज मिरेकल्स रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। ये भी एक इंपॉर्टेंट पोएम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट जो एक पोएटिक डिवाइस यूज किया है, ज्यादा किया गया है, उसकी हम बात करें दैट इज इमेजेस। इसमें बहुत सी इमेजेस का यूज किया गया है दैट इज रिलेटेड टू इमेजरी। अब हम इमेजेस की बात करते हैं या इमेजरी सर क्या होती है, दोबारा रिवाइज करने के लिए इसमें दो चार किस्म की होती है। यू कैन टॉक ऑफ विजुअल, ऑडिटरी, यू कैन टॉक ऑफ काइनेस्थेटिक्स एंड ऑल दैट। लेकिन इंपॉर्टेंट जो आपके सिलेबस के जो आपके स्टैंडर्ड मैट्रिक लेवल में वो विजुअल पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। एग्जामिनर आपको अगर इमेजेस की वहां पे क्वेश्चन पूछेगा तो दैट विल बी रिलेटेड टू योर विजुअल इमेजरी। पोएम में वॉल्ट विटमैन ने विजुअल इमेजरी का ज्यादा यूज किया और इस लेवल में क्लास 10th के लिए विजुअल इमेजरी का क्वेश्चन आ सकता है। बाकी जो इमेजरी है रिलेटिंग टू काइनेस्थेटिक, रिगार्ड टू ऑडिटरी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ इमेजरी, वो आपके लेवल के लिए नहीं रखी गई है। विजुअल इमेजरी के हिसाब से आपको क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए कौन सी विजुअल इमेजेस उसने दिखाई है उनके बारे में बात करेंगे। पहला नंबर 1 है वेड विद नेकेड फीट अलोंग द बीच। जब वो कहता है कि क्योंकि ये मिरेकल्स की बात करते हैं, हर चीज को वॉल्ट विटमैन कहता है कि उठना, बैठना, देखना, चलना, फिरना, हर एक चीज जो अल्लाह ताला ने क्रिएट की है ना, दैट इज मिरेकल इन इटसेल्फ। आप कहते हो कि मिरेकल कभी सालों साल होता है या हजारों साल बाद होता है, वॉल्ट विटमैन के लिए हर एक लम्हा, हर एक जो अल्लाह ताला ने चीज पैदा की है ना, वो एक इन इटसेल्फ इट इज अ मिरेकल। सो इसने ज्यादा बात की है विजुअल इमेजरी की, यहां पे उस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2-5 मैंने विजुअल इमेजरी का जिक्र किया, आप देखेंगे। पहला है वेड विद नेकेड फीट अलोंग द बीच। पॉइंट जब बात करता है वॉल्ट विटमैन के, जब हम बीच पे चलते हैं, समंदर के किनारे नंगे पांव चलते हैं। देखिए मैं बोल रहा हूं आपको जैसे लगता है कि कोई चल रहा है, आप देख पाते हैं, चाहे आप टीवी में देखा, आपने मोबाइल पे देखा है, लेकिन मैं जब बोल रहा हूं कि कोई आदमी चल रहा है नंगे पांव रेत पर समंदर के किनारे साहिल पे, तो एक इमेज बन रही है ना, दैट इज इमेजरी, दैट इज इमेजिज्म। ओके, ये इमेजरी का काम है, तो ये यहां पे बोल रहा है। दूसरा है स्टैंड अंडर ट्रीज इन द वुड। जंगल में जाते हैं, वुड्स, फॉरेस्ट जिसको हम कहते हैं, तो अमेरिकन वुड्स कहते हैं जंगल को, फॉरेस्ट को। ये कहता है जंगल में जाते हैं और पेड़ों के नीचे, तो आपको इमेजरी आ गई, इमेज बन गई इसकी, दिस इज अगेन। इसके बाद सिट एट द टेबल विद द रेस्ट। जब मैं लोगों के साथ बैठता हूं, दाएं बाएं बाकी लोग बैठे हुए होते हैं वहां टेबल पे, मैं भी बैठता हूं, दैट इज अगेन एन इमेज, इट इज अ विजुअल इमेज। वो मैं बोल रहा हूं, पॉइंट बोल रहा है, और हमारी आंखों के सामने, हमारे दिमाग में एक इमेज, एक फोटो जैसी बन रही है, दिस अगेन इमेजरी। लुक एट द स्ट्रेंजर्स अपोजिट टू हिम राइडिंग इन द कार। तो ये भी एक इमेजरी है, तो ये भी एक इमेज है। पॉइंट कहता है कि मैं जब वो लोग देखता हूं जो गाड़ियों में चले जाते हैं, मैं उनके अपोजिट होता हूं, उनको देखता हूं, दिस अगेन एन इमेज। और नेक्स्ट है एनिमल्स ग्रेजिंग इन द फील्ड। जब मैं इन एनिमल्स को, जो ये पशु हैं, जब मैं इनको देखता हूं जो ग्रेजिंग करते हैं फील्ड्स में, दिस इज अगेन एन इमेज। तो यहां पे मिरेकल्स में बेटा आपको खास ख्याल रखना है, क्वेश्चन किसके रिलेटेड होगा अगर पोएटिक डिवाइस का होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी रिगार्डिंग इमेजरी, इमेजेस के मुतल्लिक होगा, इमेजेस के बारे में पूछा जाएगा। और हर लाइन में इसमें तकरीबन एक एक इमेज दी गई। अलावा जो राइम स्कीम आपको पता है उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है, फ्री वर्स है। वैसे वो इजी टॉपिक आपको पता होना चाहिए, राइम स्कीम किस पोएम में है किस में नहीं है, तो वो भी आप जहन में रखेंगे। लेकिन रिगार्डिंग मिरेकल्स, इमेजरी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग पोएटिक डिवाइसेस, इस पे आपकी पकड़ ठीक ठाक होनी चाहिए। इसके बाद हम पोएम नंबर 3 की बात करते हैं, विच इज व्हेन यू आर ओल्ड, रिटन बाय W.B. Yeats एंड विलियम बटलर यीट्स। और इस पोएम की जो राइम स्कीम है दैट इज ABABU, आपको पहले ही पता होगा। अब जो पोएटिक डिवाइसेस इंपॉर्टेंट है इस पोएम में विद रिगार्ड टू क्लास 10th इस लेवल में, वो है इमेजेस। अगेन इस पोएम में भी इमेजेस पे आपको नजर रखनी होगी। जो इमेजरी यूज की है W.B. Yeats ने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नंबर 1 जो यूज की गई है इमेज नोडिंग बाय फायर, क्योंकि वो अपनी महबूबा से, या जिसके लिए पोएम डेडिकेट की गई है, मॉडगॉन से, वो कहता है जब आप
ओल्ड हो जाओगी, फिर आप, क्योंकि ओल्ड एज में ज्यादा सर्दी लगती है, और फिर आप फायर के पास अपने आप को गर्म रखने के पास यू विल बी नोडिंग बाय फायर। अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप तो यहां पे आप लिखेंगे कि इट इज टॉकिंग अबाउट मॉडगॉन व्हेन शी विल बी ओल्ड एंड शी विल बी नोडिंग बाय फायर। तब जाके उसको याद आएगी किसकी, पोएट की, दैट इज डब्ल्यू.बी. यीट्स। इसके बाद दूसरी इमेज की बात करेंगे, मूवमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस। यानी ग्लैड ग्रेस कौन से मूवमेंट, जवानी के दिन, यानी जब आपके इर्द गिर्द आपके चाहने वाले, आपके एडमायरर्स आपकी तारीफें करने वाले थे, लेकिन आपको याद आएगा कि एक इंसान आज भी इस जो आप अपनी खूबसूरती खो चुके हो, आप ओल्ड हो चुके हो, लेकिन आज भी एक बंदे की आपको याद आएगी, ही वॉज द ट्रू लवर, हिज फीलिंग्स वर ट्रू। तो वो कौन था, ही इज टॉकिंग अबाउट द डब्ल्यू.बी. यीट्स, अपनी बात करता है। तो ये एक दूसरी इमेज है। तीसरी इमेज क्या है, द पिलग्रिम सोल। ये वाली इमेज, इसको आप थोड़ा ध्यान में ज्यादा रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम पिलग्रिम सोल की बात करते हैं तो यहां पे मेन वर्ड क्या है इस इमेज में, पिलग्रिम। अब पिलग्रिम किसको कहते हैं, अ पर्सन हु परफॉर्म्स, who goes from one place to another place for the sake of some religious ritual, कोई मजहबी चीज करने के लिए, जैसे हम हज पिलग्रिमेज कहते हैं, वो एक मजहबी रस्म है, वो एक मजहब के रिलेटेड एक वहां पे एक फरमान है। तो इसी तरह यहां पे कहा गया है द पिलग्रिम सोल। इसमें थोड़ा अगर डीप जाएंगे ना, जब हम बात करते हैं, क्योंकि डब्ल्यू.बी. यीट्स यहां बात करता है, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर जो रूह है ना, इससे वादा लिया गया है, इसको वापस जाना है कहीं पे। ये यहां पे आए इस जिस्म में, लेकिन इसको वापस जाना है। लेकिन फीलिंग्स जो होती है ना, जो ट्रू फीलिंग्स होती है, वो रूहों के दरमियान होती है, वो बॉडीली नहीं होती है। कि इंसान होता है जो दिल से किसी के साथ कोई वाबस्तगी चाहता है, उसके ख्यालात अच्छे होते हैं, तो उनके दरमियान किसका कनेक्शन होता है, रूहों का कनेक्शन होता है। तो यहां पे वही बात की गई, द पिलग्रिम सोल, यानी ये पॉइंट यहां पे हाईलाइट करता है कि वो रूह, वो चीज जो हमारे अंदर है, दोनों के अंदर, जिसको छोड़ के जाना है एक दिन, क्योंकि ये यहां पे कुछ टाइम के लिए है, ये वादा लिया गया है कि इसको ये जिस्म छोड़ के जाना है। ये उसकी बात यहां, ये इमेज उसकी तरफ इशारा करते हैं, और साथ में ये भी कहते हैं कि दैट आवर रिलेशनशिप was between the souls, not of this very physical body। इसके बाद चौथा जो है sorrows of your changing face। अब sorrows किसको कहते हैं, हम गम को कहते हैं, क्योंकि पॉइंट कहता है जब आप बूढ़ी हो जाओगे, वहां पे आपकी कोई खुशामद करने वाले नहीं होंगे, सब जा चुके होंगे, क्योंकि वो वक्ती तौर आपसे आपकी तारीफें करते थे, आपकी खूबसूरती, जब आप खूबसूरती आपकी डल जाएगी, लेकिन तब भी पॉइंट कहता है कि मेरे जज्बात, मेरे ख्यालात, मेरे एहसासात, मेरी रिलेशनशिप बराबर आपके साथ रहेगी, क्योंकि आपका जो चेंजिंग फेस है, आप जब बूढ़ी हो जाएगी, शक्ल सूरत चेंज हो जाएगा, आपका चेहरा चेंज, लेकिन मेरी फीलिंग्स चेंज नहीं होंगी, क्योंकि मेरा जो रिश्ता है आपकी रूह के साथ है, मेरी जो मोहब्बत है, मेरी जो शफकत है, मेरा जो आपके साथ वास्ता है, वो रूह का वास्ता है। इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ जो है, ए क्राउड ऑफ स्टार्स। ए क्राउड ऑफ स्टार्स यहां पे कहा गया, इस इमेज को जब हम देखते हैं, क्राउड ऑफ स्टार्स, आसमान में आप देखिए हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में तारे, दैट इज ए क्राउड ऑफ स्टार्स। और पॉइंट क्या इशारा देता है कि मैं भी एक तारा बन जाऊंगा, यानी जब मैं इस दुनिया से, जब मेरी पिलग्रिम सोल मुझे छोड़ के चली जाएगी जिस्म को, तो मैं भी एक तारा बन जाऊंगा, लेकिन दूर आपको देखता रहूंगा। इट विल बी ए क्राउड ऑफ स्टार्स, मैं उन्हीं तारों में एक तारा हूंगा, मेरा रिश्ता तो बराबर रहेगा, आप मुझे देख पाओगे, लेकिन आप मुझे वहां फिर मुझे अपना नहीं बना सकोगे, क्योंकि मैं दूर चला जाऊंगा। आई विल बी अमंग द स्टार्स। सो ये कुछ 2-5 इमेजेस है इस पोएम में, व्हेन यू आर ओल्ड बाय डब्ल्यू.बी. यीट्स। ये इंपॉर्टेंट है, इनकी तरफ आपको ध्यान रखना है विद रिगार्ड टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो पोएम नंबर 4 है हमारे, दैट इज स्पीक अप बाय फैज अहमद फैज। ये आपको पहले ही पता होगा, ये भी असल में उर्दू में है और इसका ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में, रिटन बाय ओरिजिनली बाय फैज अहमद फैज। एक जबरदस्त पोएम है रिगार्डिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में ये पोएम जो है, इसमें कुछ मेटाफॉर्स का यूज किया गया है, इमेजेस एंड पर्सोनिफिकेशन। पहले मेटाफॉर्स की बात करते हैं, द ओवन, द फ्लेम्स, द सिमिट्री, द पैडलॉक्स, द फेटर्स। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आपसे कहनी है डियर स्टूडेंट्स के, कहीं कहीं पे क्या होता है कि आप परेशान हो जाते हैं, सर किसी ने बोला ये मेटाफोर है, सर कहीं पे कोई सर बोल रहा है ये इमेज है, सर कोई बोल रहा है ये सिंबल्स है। बेटा आपको ये ध्यान में रखना होगा ना,
a single word or an expression. It can be metaphor, it can be symbol and it can be image at the same time. ये हो सकता है जैसे कि पॉइंट जिसकी पकड़ ज्यादा होगी ना लैंग्वेज पे, वर्ड्स पे, एक्सप्रेशन पे, वो एक पोइम में ही एक ही एक्सप्रेशन है, एक दो वर्ड्स को वो इमेजेस का काम भी ले सकता है, दूसरे अंदाज से देखेंगे वो सिंबल्स भी होंगे, और अलग अंदाज से देखेंगे तो वो मेटाफर्स भी हो सकते हैं। और इस पोइम में आपको बिल्कुल वही देखने को मिलेगा, आपको वही वर्ड्स सिंबल्स भी दिखेंगी, आपको थोड़े से वही वर्ड्स इमेजेस भी दिखेंगी, और आप अगर ध्यान से फिर देखोगे वो मेटाफर्स भी यूज हुए हैं। तो यहां पे आपको घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपको पूरी पकड़ है, अगर कमांड है व्हाट इज इमेजेस, व्हाट इज सिंबोलिज्म और सिंबल्स, व्हाट इज मेटाफर, आप परेशान नहीं हो जाएंगे। वहां पे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा मेटाफर्स तो वो आप दे देंगे, अगर इमेजेस का क्वेश्चन पूछा जाएगा आप वही दे देंगे, अगर सिंबल्स के बारे में पूछा जाएगा तो वही दे देंगे। पहले मेटाफर्स की बात करें, द ओवन, ओवन की बात की गई है। मैंने पहले कहा ये जो पोएम है इट इज रिटन व्हेन द इंडिया वाज वेरी मच बॉइलिंग फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल, जब हिंदुस्तान का एक एक शहर जल उठा था, माने किसके वजह से, आजादी पाने के लिए। तो वहां पे ये पोएम लिखी गई, उस आग को, उस जो एक लगन थी आजादी की, उसको भड़काने के लिए ये पोएम लिखी गई है बाय फैज अहमद फैज। तो द ओवन किसको कहा गया है, यहां पे मैं अभी कह रहा हूं कि ये इमेज भी है, ये सिंबल भी है। सिंबल में हम क्या करते हैं, देखिए सिंबल एक वर्ड होता है लेकिन इसका माने जो होता है ना वो किसी और बड़ी चीज की तरफ इशारा करता है। तो ये सारी चीजें ये सिंबल्स भी हैं। लेकिन पहले मेटाफर्स की बात करते हैं। मेटाफर कैसे है, क्योंकि ये तशबीह दे रहा है ना, कंपैरिजन कर रहा है। तो द ओवन ये कंट्री है, कंट्री उस टाइम जल उठी थी ओवन की तरह, जैसे एक आग की भट्टी होती है ना, जो लोहार का दुकान है, जो आग की भट्टी होती है, वहां पे जो लोहार का जो भी कोई औजार बनाना हो तो उस आग की भट्टी में उस लोहे को डालता है तो तब जाके वो औजार बन के आता है। तो उस वक्त फैज अहमद फैज कहता है सारा मुल्क आग की भट्टी बन चुकी। क्यों, सारा जो मुल्क था वो चाहता था कि वी शुड गेट फ्रीडम। तो द ओवन इज रिलेटेड टू द होल कंट्री, द बॉइलिंग और द इमोशनल कंट्री फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम। इसके बाद द फ्लेम्स, अब फेरियस फ्लेम्स कह लीजिए या फ्लेम्स, वहां आग के लपटें जो उठ रही थी, जैसे लोहार की दुकान में उस भट्टी में आग के लपटें उठती ना, तो सारे मुल्क में, सारे हिंदुस्तान में, सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे या लोग थे, उनके दिलों में क्या एक आग लगी हुई थी, व्हेन वी विल गेट फ्रीडम। तो यहां की इसके बाद द सिमिथी वो आग की भट्टी जिसको हम कहते हैं द फायर प्लेस और दैट वेरी थिंग, जिसमें डाल के लोहार अपने लोहे को पिघलाता है और फिर औजार बनाता है। एंड अगेन इट इज द होल कंट्री, द सिमिथी, इट इज द होल कंट्री, सारा मुल्क उस टाइम आग की भट्टी बना हुआ था, क्योंकि इट इज टॉक ऑफ बिफोर द फ्रीडम स्ट्रगल। लेकिन कब, जब बिल्कुल अपने अरूज पे थी फ्रीडम स्ट्रगल, तो द कंट्री वाज, होल कंट्री वाज लाइक द सिमिथी। ये यहां पे कंपैरिजन है। इसके बाद द पैडलॉक्स एंड द फेटर्स,